Hello dear students, welcome to the third video, and in this video we are going to study about probing question. You have already studied about the skill of introducing the lesson and the skill of illustration with example. In this video we will try to understand what are the different components of the skill of probing question. So first of all we will try to understand what is the meaning of probing question, then what is the significance of probing question in the teacher effectiveness, and finally we'll try to understand the different components of this skill. So let's begin with the levels of questions that can be used by the teacher in the classroom. कक्षा में आप अलग अलग स्तर के प्रश्नों का प्रयोग कर सकते हैं अपने शिक्षण के गतिविधि में. The first level of question that we use is the low order question. In low order question, generally the questions aim to find out how much the student has remembered what has been taught to them, या विद्यार्थी ने कितना कंठस्थ किया है ज्ञान को जो आपने कक्षा में प्रस्तुत किया था. इसको जानने के लिए लो ऑर्डर क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है. ब्लूम के टेक्सोनॉमी में अगर देखें तो जो सबसे पहला स्तर है जिसको हम लोग कहते हैं नोइंग लेवल, उस स्तर पर बच्चों के ज्ञान को परखने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है. इसके बाद अगले स्तर पर मध्यम स्तर के प्रश्न होते हैं जिसको हम लोग मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन कहते हैं. मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन का प्रयोग आमतौर पर बच्चों के समझ को देखने के लिए किया जाता है, और ब्लूम के टेक्सोनॉमी में अगर देखें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे या कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे इन प्रश्नों का निर्माण करके कक्षा में प्रयोग में लाया जाता है. सो द लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस चेक्स द नॉलेज लेवल of students, the middle order question checks the understanding level of questions, and then we have the higher order questions that are used to check the higher thought processes going on in the student's mind. बच्चों के दिमाग में जो उच्च स्तर के मानसिक प्रक्रियाएं चलती हैं उनको जानने के लिए हायर ऑर्डर के प्रश्न हम लोग प्रयोग में लाते हैं. तो ये 3 स्तर के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है. अब हम लोग प्रोबिंग स्किल पर आते हैं, और प्रोबिंग स्किल में जो प्रश्नों को हम पूछते हैं वो प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसी के आधार पर हम इस स्किल के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं. तो सर्वप्रथम जो पहला कंपोनेंट है प्रोबिंग क्वेश्चन का वो है प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन. प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन कब प्रयोग में लाया जाता है? इस प्रश्न का प्रयोग तब हम करते हैं जब बच्चों से पूछे गए प्रश्न का बच्चे कोई गलत जवाब देते हैं. आपने कक्षा में कोई प्रश्न पूछा, बच्चे ने सही से उत्तर नहीं दिया, जवाब गलत हो गया, तो कैसे उसे छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से, हिंट क्वेश्चन के माध्यम से सही उत्तर तक लाएंगे, तब इस प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन का प्रयोग हम करते हैं. तो इसलिए हम लोग प्रॉम्प्टिंग कंपोनेंट में जिन प्रश्नों का यूज करते हैं उसे कभी कभी हम लोग हिंटिंग क्वेश्चन का भी नाम देते हैं. तो ये 2 बातें याद रखनी है कि जब बच्चा सही उत्तर नहीं दे पा रहा है तब इसका प्रयोग करेंगे, और इसके प्रयोग में हम छोटे छोटे हिंट क्वेश्चंस बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं. इन्हीं हिंट क्वेश्चंस के माध्यम से बच्चे सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं. तो जब इस तरह से गलत उत्तर प्राप्त होने पर बच्चों को छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से सही उत्तर की तरफ हम ले जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वी आर यूजिंग द प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन स्किल. नाउ लेट्स सी दिस स्किल थ्रू एन एग्जांपल. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द टीचर आस्क्स one of the student that what are the various requirements for photosynthesis process, and suppose the student gives a partial answer or an incorrect answer. So this will be our original question that the student failed to answer. इस प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाए. अब उन्हें सही उत्तर तक हम कैसे लाएंगे? आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जब आप इस प्रश्न को पूछें तो बच्चे जवाब देंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर, ये 3 आवश्यक चीज़ें होती हैं.
तो बच्चे ने सही उत्तर नहीं दिया या पार्शियली करेक्ट दिया, तो उसको हिंट के माध्यम से, अब सेकंड रो में अगर देखें तो आप सीधे उनसे पूछते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, चूंकि बच्चे पढ़ चुके हैं, उनके प्रीवियस नॉलेज में है, तो दे विल रिप्लाई इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड. The teacher then reinforced the student and then asked that what gives green color to the plant. The student, this knowledge is also there in the student's previous knowledge, so the student will reply that the chlorophyll is the cause, that is the pigment due to which the plants are green in color. The teacher also asks what is so peculiar about the chlorophyll. The student now gets a hint and they say that it helps in making food. Now the teacher summarizes, okay, then this chlorophyll is one of the requirement for photosynthesis. Now you think about sunlight. So the teacher is hinting the student over here by mentioning sunlight. The student identify that, okay, they have studied somewhere that sunlight is important for growth of plants. So now they grasp the idea that beside chlorophyll, सनलाइट इज ऑल्सो नेसेसरी. सो इस प्रकार के हिंट क्वेश्चन के माध्यम से इस टीचर बच्चे से ये तीनों चीज़ें उनके संज्ञान में लाते हैं कि क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है और वाटर की आवश्यकता होती है. तो जिस प्रश्न का उत्तर बच्चा शुरू में नहीं दे पा रहा था या पार्शियली करेक्ट था, उसको धीरे धीरे हिंट क्वेश्चन के माध्यम से आपने सही उत्तर तक उसको ले गए. इस प्रकार से जब प्रश्नों का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए करते हैं तो उसे हम लोग प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन कहते हैं. तो पहला कंपोनेंट हो गया प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन. अब दूसरा कंपोनेंट हम लोग देखेंगे सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन. तो सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन में बच्चे ने इस कंपोनेंट का प्रयोग हम कब करते हैं? जनरली इस कंपोनेंट का प्रयोग तब किया जाता है जब बच्चे ने सही उत्तर दे दिया हो. सही उत्तर मिलने के बाद भी हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ जो उसने संक्षिप्त उत्तर दिया उसके अलावा उसके विषय में वो और भी ज़्यादा जानता है. तो इसलिए इसका नाम भी पड़ा सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, और अतिरिक्त सूचना जानना. तो हम बच्चे ने जब सही उत्तर दे दिया तो उनके इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हम उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी मूल प्रश्न से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हम पूछते हैं. उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, द टीचर कैन आस्क अ क्वेश्चन. सपोज दैट ही आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड द स्टूडेंट रिप्लाइड इट करेक्टली. सो ही कैन seek further information about the topic by asking a question, can you give some example? Or the teacher may ask, please state what you have told in your own words or in a different way. Or the teacher may ask the student to further elaborate the answer. तो ये उसी टॉपिक से संबंधित और अधिक जानकारी निकालने का प्रयास किया जा रहा है. तो इस तरह से जब इसको प्रश्नों का प्रयोग करते हैं कि मूल प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल गया है, लेकिन हम यह देखना चाहते हैं कि बच्चे और अधिक क्या जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, तब हम लोग इस कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन. नाउ, तो दो कंपोनेंट हमने अभी देखा. एक तो जब बच्चा सही उत्तर नहीं देता है तो प्रॉम्प्ट करके उसको सही उत्तर तक ले जाते हैं हिंट क्वेश्चन के माध्यम से. दूसरा, बच्चे ने सही उत्तर दे दिया है तो उसी उत्तर को और स्पष्ट करने के लिए हम प्रश्न पूछते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन. सो यू कैन सी इट इन द एग्जाम्पल. द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड ही नेम्ड पॉइंटेड टुवर्ड्स वन स्टूडेंट, राज. द स्टूडेंट आंसर्ड. बच्चा जवाब देता है सही, ये करेक्ट आंसर है. लेकिन टीचर फिर कहते हैं, कैन यू टेल मी अबाउट इट थ्रू एन एग्जाम्पल. यानी कि वो देखना चाहते हैं कि इसको कितने अच्छे से उसने समझा है और वो और इसके बारे में अधिक क्या जानता है. तो कहता है कि इसका एक एग्जाम्पल क्या आप प्रस्तुत कर सकते हैं. तो ये फर्दर इंफॉर्मेशन जानने का प्रयास किया जा रहा है. सो we have covered two components. Number one was prompting question. The second component was seeking further information. पहला, जब उत्तर सही नहीं आता है तब प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन करते हैं. जब उत्तर सही आता है तो हम लोग
सीकिंग फर्दर क्वेश्चन वाले कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं। एक तीसरा कंपोनेंट होता है इस स्किल का जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन। प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन में फर्स्ट विल से रीफोकसिंग, जो तीसरा कंपोनेंट है उसका नाम है रीफोकसिंग कंपोनेंट। रीफोकसिंग कंपोनेंट में भी हम लोग तब प्रयोग में लाते हैं जब बच्चा ओरिजिनल क्वेश्चन का सही उत्तर दे दे। When the correct response is obtained from the student on an original question, then we go for refocusing. Why we use this question, refocusing question? Refocusing कंपोनेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो उसका मतलब ये होता है कि पुनः उसी बिंदु पर वापस ले आना। ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को और एनरिच किया जा सके। उसी टॉपिक को बच्चा एक नए दृष्टि से, एक नए तरीके से देखने का प्रयास करेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और अधिक डेवलप होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं रीफोकसिंग। कैसे हम लोग रीफोकसिंग क्वेश्चन को प्रयोग में ला सकते हैं? जब हम बच्चों से कोई एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, बच्चों से कहते हैं कि एक जो कंसेप्ट आपने पढ़ा उसे किसी मिलते जुलते या संबंधित किसी दूसरे कंसेप्ट से जोड़ के दिखाओ, या उससे संबंधित किसी दूसरे कंसेप्ट से उसका अंतर स्पष्ट करो। इस तरह के प्रश्न जब हम पूछते हैं तो हम बच्चों को रीफोकस करते हैं उनके उसी टॉपिक पे। सो यू हैव टॉट अ टॉपिक, you asked a question, the student replied it correctly. When the correct answer has been obtained, now you want to engage the student in a bit more complex thinking process. So you go for refocusing. You ask the student to relate the concept with some other concept, or you ask the student to differentiate it with some other concept. तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आप पूछ सकते हैं इस कंपोनेंट में। कैन यू रिलेट इट विथ XYZ? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम XYZ? और हाउ इज इट सिमिलर टू XYZ? तो इस तरह के प्रश्न जब हम पूछते हैं तो हम जनरली रीफोकस करते हैं बच्चों को उसी टॉपिक पर और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। नाउ यू कैन सी इट इन द एग्जाम्पल ओवर हियर। द टीचर आस्क्ड a question, the student replied it correctly. Then the teacher says that ask the student to relate the idea of force with the idea of weight. So the student has already answered the idea of weight correctly, and weight is related to force. So the teacher is asking them to relate the two terms. What the teacher will gain from this? The teacher will engage the student in a more complex thinking process, because now the student is not only thinking about weight, but he is also trying to relate weight with force. So that's why we say it is a refocusing question. So students, we have seen three important components. The first was the prompting question. Always remember that prompting question is asked when the student gives an incorrect answer. All the other components are asked when the students arrive at the correct answer. The second component was seeking further information. The third component was refocusing. And now we'll try to understand the fourth component, that is critical awareness component. Now, critical awareness component is the highest level question. It is also asked when the student has given a correct response, and now you want your student to look at the concept or the idea or the knowledge from an application level or from different other perspectives. So in the critical awareness component, you are again engaging your students in deep thinking process. So you asked a question, the student replied to you, and then now you are asking that how can you explain your response? Suppose you have taught your students about force, and now you are pushing a door in front of the student and asking them, is there a force? The student will say yes. The answer is correct. Now you want to make him critically aware, and then you say that, okay, why are you saying that a force is being applied? The student will be able to provide proper reason
if he has understood the concept of force. तो अगर अच्छे से समझा है तो आप उस आंसर को एक्सप्लेन करेगा. आपने क्लास में बच्चों को बताया कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एक व्यक्ति को आपने खड़ा किया और उसने एक भारी गट्ठर अपने सर पर रखा और आपने पूछा कि इसमें वर्क हो रहा है कि नहीं, और बच्चों से कहा कि इसको एक्सप्लेन करें. तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से एप्लीकेशन लेवल पर जाकर के बच्चे चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो उनको आप फिर मदद करके उसको समझाएंगे. तो इसलिए क्रिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए प्रश्न का प्रयोग किया जाता है. हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चन स्टिमुलेट्स आवर माइंड, and the type of question you are asking will stimulate the particular thinking process in the mind. So when you are asking the critical awareness level question, the students will get engaged in deep thinking process. So we saw that these are the 4 important components. Let's summarize them. The first was the prompting question that is used when the student gives a correct answer. The second was seeking further information component. It is used when the student has given a correct answer and now you want to further see what else the student know about the topic. Then you have the refocusing component. It is used when you want your student to learn in depth about the concept. That means you want your student to relate the newly learned idea, the newly learned knowledge, the newly learned concept with related other concepts. And finally, you have critical awareness question that is used when you want to develop application level thinking among the students. When you want your student to think from many different ways at the same topic. One more component is there that I did not explain to you in detail, but it's very simple, and that is the redirection component. This is used when you want to float the question throughout the class. Suppose you asked a question to Ajay and Ajay did not answered it properly, so you can redirect the same question to another student in the classroom, and then from there you can redirect it to a third student. तो इस तरह से आप प्रश्नों को अलग अलग बच्चों की तरफ घुमाते हुए क्लास को इंटरैक्टिव बना सकते हैं. तो कुल मिलाकर के ये 5 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं प्रोबिंग स्किल के, जिनको आपको प्रैक्टिस करना है. और इन 5 कंपोनेंट को मिला करके एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इस स्किल को आधार बना करके हम माइक्रो लेसन कैसे तैयार कर सकते हैं. आपको मूलतः एक माइक्रो लेसन प्रोबिंग क्वेश्चन पर तैयार करना है, जिसमें रीडायरेक्शन को छोड़ करके बाकी चारों कंपोनेंट आपको उस माइक्रो लेसन में दिखाने हैं कि मैंने कैसे बनाए हैं. So dear students, this was all about the skill of probing question with 5 important components that you have seen over here. You can find a example of a micro lesson based on this skill in the text material that has been provided to you in the Google Classroom. So you go through that micro lesson so that you can get an idea how you have to create your own micro lesson in the classroom. Further, other videos on the skill are also available in your Google Classroom that I have uploaded over there. You can go through them as well. And don't forget to answer the questions that are embedded in the videos as a sign that you have completed your assignment. Thank you all of you.